स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर एडेड एग्जाम से जो साइंस विषय था उसके अंतर्गत आज का जो हमारा जो चैप्टर है वह है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। और ये चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो किताबें चलती हैं उनमें कक्षा 8 की किताब से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, सीमित और असीमित स्रोत का परिचय। ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल की ऊर्जा, ज्वार भाटा और नाभ की ऊर्जा। हमारे जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता एवं ऊर्जा का संरक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ वही पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यानी सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें हमें प्रकाश ऊर्जा तो प्राप्त होती है, उसके साथ साथ और कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह है ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट, एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि लकड़ी एवं गोबर से बने उपले भी सूर्य की रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी कि लकड़ी और गोबर से बने जो उपले होते हैं उनमें भी सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह किस रूप में संचित होती है, तो वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अतः ये सभी भी ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें लगातार इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ये देखिए, जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठकर संघनन के फलस्वरूप बादलों का निर्माण करता है। यानी जलवाष्प जो है वह वायुमंडल में उठकर किसके संघनन के फलस्वरूप बादलों का निर्माण करता है। अगला है ऊर्जा के स्रोत। तो उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सीमित ऊर्जा के स्रोत और असीमित ऊर्जा के स्रोत। अब सीमित ऊर्जा के स्रोत जैसे एक हो गए अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। ये अनवीकरणीय स्रोत जो है इन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। और नवीकरणीय स्रोत को क्या कहते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत को और जीवाश्म ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, रसोई गैस और मिट्टी का तेल। ऐसे ही नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जल शक्ति, पवन ऊर्जा, वन जैविक मात्रा ऊर्जा, पृथ्वी का बहुतापीय ऊर्जा। एक नोट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी कि अनवीकरणीय स्रोत में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यानी ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत हैं उनके उपयोग से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा स्वच्छ होती है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं सीमित या अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। तो पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैसें आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं, अनवीकरणीय स्रोत हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पेट्रोलियम उत्पाद जितने भी हैं, जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है और प्राकृतिक गैस हैं, ये कैसे स्रोत, ये क्या है, इन्हें जब ये खत्म हो जाते हैं इन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। यानी क्या है, इनका जो स्रोत है वह सीमित है, इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट रहा, आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल
पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि द्वारा। और पेट्रोलियम सैकड़ों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, ये रहा इंपॉर्टेंट, कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यानी कि कोयला जो है और जो जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। इन्हें जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानों के नीचे दबे होते हैं और इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जीवाश्म ईंधन करते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट दिया है जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म शब्द का प्रयोग मृत वृक्षों तथा जंतुओं की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने पृथ्वी के सतह के नीचे हजारों वर्षों तक सुरक्षित बनाए रखा, जिनके अध्ययन से पूर्व में पाए जाने वाले वनस्पति एवं संरचना एवं जंतुओं की संरचना, आकार, डील डौल के बारे में अनुमानित जानकारी प्राप्त होती है। यानी जीवाश्म शब्द का प्रयोग मृत वृक्षों और जंतुओं की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें क्या होता है कि पृथ्वी के सतह के नीचे हजारों वर्षों तक पृथ्वी ने अपनी सतह के नीचे सुरक्षित रखा था। और उनके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है कि जो पहले वृक्ष और जंतु पाए जाते थे उनकी संरचना क्या थी, डील डौल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है सीमित और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ऊर्जा का एक अत्यंत एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के पृष्ठ का कोई न कोई भाग हर समय सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त रहता है, अर्थात वर्ष के दिन सभी दिन 24 घंटे पृथ्वी का कोई न कोई भाग सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। यानी ये सभी क्या हैं? जो सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, जल ऊर्जा तथा बायोगैस है, ये पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा विद्युत के उत्पादन में होता है। जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ये सभी ऊर्जा के असीमित और नवीकरणीय स्रोत हैं। यानी ये जितने भी स्रोत दिए गए हैं वे सभी क्या हैं? ऊर्जा के असीमित और नवीकरणीय स्रोत हैं। अगला है वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत का विकास एवं उपयोग। सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, प्रवाहित जल की ऊर्जा, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा या बायोमास तथा नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। ये सभी क्या हैं? यानी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। इन पर आधारित कुछ युक्तियों द्वारा वर्तमान में ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं अनंत हैं। अब सौर ऊर्जा पर आधारित कुछ युक्तियों के बारे में हम जानते हैं। एक पॉइंट यहाँ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। काले पृष्ठ द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण सफ़ेद पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि जो काला पृष्ठ है वह सूर्य की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर अधिक अवशोषित करता है। किसकी तुलना में? सफ़ेद पृष्ठ की तुलना में। तो सौर ऊर्जा का जैसे कुछ एग्जाम्पल है। पहला सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये चित्र देख रहे हैं सोलर कुकर का। इसमें देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बर्तन की बाहरी सतह पर बॉक्स की दीवारें व तली
सभी काले रंग की होती है। जितनी भी इसकी बाहरी सतह होती है उस पर सभी दीवारें और तली क्या होती है, काले रंग की होती है, जिससे सूर्य की किरणें ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटे के अंदर इस रखा खाना पक जाता है। सोलर सेल दूसरा एग्जाम्पल है इसका। तो सोलर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर सेल बनाने में किसका, सिलिकॉन प्रयोग करते हैं। यानी कि सोलर सेल को बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन। ये सोलर सेल का चित्र रहा। देखिए, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। सोलर पैनल करता क्या है, तो सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है पवन ऊर्जा। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, जो वायु गतिशील होती है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु में ऐसी संवहनीय धाराएं हैं जो सूर्य द्वारा पृथ्वी के पृष्ठ को असमान रूप से गर्म करने के कारण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पवन कहते हैं। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट रहा कि पवन की दिशा तथा चाल पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर परिवर्तित होती रहती है। यानी कि पवन की दिशा और चाल जो क्या है, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिवर्तित होती रहती है। एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट रहा, प्रायः पवन की चाल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। पवन की चाल समुद्र तथा तटवर्तीय क्षेत्रों में भी अधिक होती है। ये रहा पवन ऊर्जा का चित्र। और ये विंड मिल इसमें क्या होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न ऊर्जा, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग पवन चक्की के ब्लेडों, पंखुड़ियों को घुमाने में किया जाता है। पवन चक्की द्वारा जल पंप और आटा चक्की चलाई जाती है। अपने देश के तमिलनाडु एवं गुजरात प्रदेश में पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्म द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। आजकल कुछ क्षेत्रों में अनेक पवन चक्कियों के समूहों द्वारा पवन मिल फार्म बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब है जल ऊर्जा। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जो जल है उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। नदी पर बांध बनाकर अधिक मात्रा में पानी को एकत्र किया जाता है। कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई से जल को टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगती है। टरबाइन घूमने से उससे जुड़े जनित्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विद्युत तारों की सहायता से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को गांवों, शहरों एवं कस्बों में भेजा जाता है। पहाड़ी स्थानों पर जल प्रवाह अनवरत रूप से होता रहता है। जल संयंत्र स्थापित करना अधिक उपयोगी होता है। रिहंद उत्तर प्रदेश, भाखड़ा नागल पंजाब एवं टिहरी उत्तराखंड में जल द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला है समुद्री ज्वार भाटा। तो
तो समुद्र तट पर सामान्य तरंगों के अतिरिक्त विशाल सामुद्रिक तरंगे भी आकर टकराती हैं, जो करोड़ों लीटर जल को गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार की तरंगे प्रायः दिन में 2 बार बनती हैं तथा विलुप्त होती हैं। इन तरंगों को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, पुनः उत्पन्न होने वाला स्रोत है। इसका उपयोग करके ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है। अब देखिए, जैविक पदार्थ या जैव मात्रा, ये ऊर्जा के भी स्रोत हैं। जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। यानी जैव मात्रा किसे कहते हैं? तो जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पाद के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन करके ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। अब देखिए, गोबर गैस या बायोगैस मिश्रण किसका है? तो इसमें मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होते हैं। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन गैसें भी अल्प मात्रा में बनती हैं। गैस प्लांट के शेष अपशिष्ट पदार्थ कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके सघन नाभिक में होता है, यानी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। इसी में परमाणु की अधिकांश ऊर्जा भी होती है। और नाभिक में ही क्या होती है कि परमाणु की जो अधिकांश ऊर्जा है वह किसमें? नाभिक में ही होती है। जब किसी भारी तत्व यानी कि यूरेनियम का नाभिक हल्के बेरियम जब किसी तत्व यूरेनियम का नाभिक हल्के बेरियम तथा क्रिप्टन नाभिकों में टूटता है तो अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रम को विखंडन कहते हैं। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यदि नाभिक के विखंडन की क्रिया को नियंत्रित न किया जाए तो क्रिया तेजी के साथ होती है। इसे नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में अल्प समय में ही विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे परमाणु बम जैसा विस्फोट हो सकता है। उपयोगी रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु भट्ठी में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से जल गर्म करके भाप बनाई जाती है। उच्च दाब की भाप से टरबाइन चलाई जाती है जो विद्युत जनित्र से जुड़ी होती है। जनित्र विद्युत उत्पादन कर नाभिकीय ऊर्जा को अंततः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। परमाणु भट्ठी में परमाणु विखंडन की क्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय भट्ठी में उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा बहुत अधिक समय तक चलने वाली ऊर्जा का स्रोत है। वर्तमान में अपने देश में कल्पक्कम तमिलनाडु, कुंडानुकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात और नरोरा उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हैं। हमारे जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा के संरक्षण के बारे में भी सभी लोगों को पता होगा।
तो इस तरह से आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।